नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ गवाही नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला एपिसोड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और अगर आपने पहला एपिसोड नहीं सुना तो उसकी लिंक आपको ऊपर वीडियो से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गवाही नॉवल का पार्ट 2। अगले रोज दोपहर के करीब घोसालकर का फोन बजा। उसने लाइन पर अन्ना रघु सेट्टी को पाया। मैं गुड न्यूज़ का वेट करता है, सेट्टी अप्रसन्न भाव से बोला। गुड न्यूज़ नक्को बॉस, घोसालकर खेदपूर्ण स्वर में बोला। सॉरी करके बोलता है। बोले तो वो अपना स्पेशलिस्ट जगन रावले साला हलकट पहली बार फेल हुआ। क्या हुआ? एक्सीडेंट स्टेज ना कर सका? वो तो किया बरोबर, क्या पण? साला दोनों पार्टनर बच गया। पता नहीं कैसे हुआ, पण बच गया। रावले खुद हैरान। पण उसको छोड़, क्या हुआ बोल। एक्सीडेंट में दशरथ हजारे को तो खरोच तक नहीं आई, और अख्तर भट्टी की खाली एक टांग और एक बाजू टूटेला है। नर्सिंग होम में पड़ेला है। किधर? केरकर हेल्थ सेंटर दादर। 2-3 वीक उधर टिकेगा। कैसे मालूम? दादर थाने में एक सब इंस्पेक्टर मोतीराम कदम करके अपना भिड़ू है ना, उनसे मालूम करवाया। वो कुछ और भी बोला। क्या? पुलिस को शक कि एक्सीडेंट दोनों पार्टनरों के मर्डर की कोशिश था। इस वास्ते दशरथ हजारे को खबरदार रहने को बोला है, और केरकर हेल्थ सेंटर में भट्टी की सिक्योरिटी के लिए एक पुलिसिया गार्ड ड्यूटी पर बैठेला है, उधर इच खल्लास करने का। बॉस, जगन रावले तो अब कुछ नहीं कर सकता। हजारे का एक्सीडेंट फिर स्टेज कर सकता है, पनिट टेम लगेगा। और भट्टी का एक्सीडेंट स्टेज कर सकता है ही नहीं। एक्सीडेंट रोड पर होता है, वो तो नर्सिंग होम में बेड पे पड़ेला है। बरोबर। रावले को नक्की करने का। जो भिड़ू एक बार फेल हुआ उसको फौरन दूसरा चांस नहीं देने का। तो सावंत किधर है? ढूंढता है अर्जेंट करके। और सुन, क्या बोलने का? सुनता है बॉस। बिग बॉस अपनी साइड किक को नई स्ट्रेटेजी समझाने लगा। शिवराज सावंत हिटमैन था और सेट्टी का खास मोह लगा था। वो बहुत भरोसे का आदमी था। जो काम करता था अकेले करता था, और शाबाशी के साथ साथ मोटा शुक्राना भी पाता था। वो घोसालकर के सामने पेश आया। घोसालकर ने उसे अख्तर भट्टी और दशरथ हजारे की बाबत बताया। दोनों को जानता है, सावंत सहज भाव से बोला। बढ़िया। अभी वो जोड़ी हमारे नार्कोटिक्स ट्रेड को डिस्टर्ब करना मांगता है। बिग बॉस बोला उनकी कोशिश को जड़ में ही फिनिश करने का। इस वास्ते उनको फिनिश करने का है। हजारे छुट्टा घूमता है। भट्टी दादर के केरकर हेल्थ सेंटर में भर्ती है। काहे? घोसालकर ने बताया। ओह, गुड लक बढ़िया दोनों का, जो ये टाइम बच गया। अपना जगन रावले कभी फेल हुआ तो नहीं, पड़ी होता है। कभी हार, कभी जीत, कभी पासा सीधा, कभी उल्टा। ऑल पार्ट ऑफ द गेम। तेरा पासा उल्टा पड़ना नहीं मांगता। नहीं पड़ेगा, पण देखेगा। इसी गारंटी का 5 पेटी शुक्राना है। फिर कैसे उल्टा पड़ेगा? कैसा उल्टा पड़ने देगा? 10 पेटी कमाने का ना मेरे को। सावंत, तेरी सुनाई में लोचा। मैं 5 बोला। मैं सुना बरोबर बाप, पण 2 भीड़ू लुढ़काने का ना। 2 भीड़ू बोले तो 10। मैं दोनों का 5 बोला। ही किधर बोला बाप? ठीक, पण फेल नहीं होने का। फेल हुआ तो पेंदा ठोकेगा। मंजूर मेरे को। आता है गुड न्यूज़ के साथ। गुड न्यूज़ मेरे पास अपने आप पहुंच जाएगा, तो काम कर। फिर भी आता है, रोकड़ा भी तो कलेक्ट करने का। साला हरामी, निकल ले। हंसता मुस्कुराता प्रसन्नचित सावंत वहां से रुखसत हुआ। दशरथ हजारे पहले सेट्टी के एक गैंग का आदमी होता था, इसलिए हेरोइन की कैश खरीद फरोख्त की ड्रिल से पूरी तरह से वाकिफ था। उस इंतज़ाम की खूबी ये थी कि सब कुछ बिचौलिए के माध्यम से यूं होता था कि खरीदार और सप्लायर को एक दूसरे के साथ मत्थे नहीं लगाना पड़ता था। खरीदार को रोकड़ा हिदायत के मुताबिक कहीं जमा करना पड़ता था, जहां से उसको उसकी रसीद हासिल होती थी। सप्लायर को कहीं माल जमा करना पड़ता था, जहां से उसको एक रसीद हासिल होती थी। बिचौलिए के माध्यम से दोनों रसीदों की अदला बदली होती थी। फिर हासिल रसीद से खरीदार को माल हासिल हो जाता था और सप्लायर को रोकड़ा हासिल हो जाता था। ट्रांजैक्शन खत्म। हजारे नवीन पारेख को बखूबी जानता था, और उसे यह भी मालूम था कि वो घोसालकर के किस किस्म के कामों को अंजाम देता था। वो घोसालकर के फ्लैट की निगरानी कर रहा था, जबकि उसने नवीन पारेख को वहां पहुंचते देखा था।
वो वहाँ से बाहर निकला था तो उसके पास एक बड़ा सूटकेस था जिसको उसे दोनों हाथों से उठाना पड़ रहा था। सूटकेस के साथ वो एक टैक्सी में सवार हुआ था तो हजारे उसके पीछे लग गया था। नवीन पारेख भिंडी बाजार और मुसाफिर खाना के नाम से जाना जाने वाले इलाके में पहुंचा था। वहां उसका निशाना एक ट्रैवल एजेंसी थी जिसमें एक मनी चेंजर का भी ऑफिस था। वहां वो आधा घंटा ठहरा। वैसी हाजिरी उसने इलाके के 3 और मनी चेंजरों की भरी। तब हजारे की समझ में आने लगा कि वो क्या कर रहा था और आगे क्या होने जा रहा था। वो खुद नारकोटिक्स के धंधे में था, इसलिए बिचौलियों के दखल से हार्ड कैश में, फॉरेन करेंसी में हेरोइन हासिल करने के उस जरिए से वाकिफ था जो गोरई बीच पर माल पकड़ा जाने की वजह से शेट्टी माल का फौरी इंतजाम करने के लिए अपनाया जा रहा था। अलबत्ता बिचौलिए से वो वाकिफ नहीं था, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि बिचौलिया हर बार बदलता था, हर ट्रांजैक्शन में नया होता था। लेकिन उस समस्या के समाधान की एक योजना उसके पास थी। शशिकांत साल्वी खुद कोलाबा पहुंचा और आगे अन्ना रघु सेट्टी के पेंट हाउस अपार्टमेंट में उसके रूबरू हुआ। बहुत रिस्क लेके आया, वो हाफता सा बोला। शेट्टी की भवें उठी। हमदर्दी से कोरी निगाह से उसने साल्वी की तरफ देखा। इतना सीरियस मैटर था, फोन पर डिस्कस करना ठीक ना समझा? सीरियस बरोबर बोला तू, पण तेरे वास्ते सीरियस। जी, कल शाम तक का टेम दिया मैं तेरे को, अभी कल शाम है। ठीक ठीक, क्या जाना? सब किया धरा मेरे पीएस विष्णु सरनायक का है। कैसे जाना? उसके अलावा ये काम किसी का हो ही नहीं सकता। जब मैंने नहीं किया तो जाहिर है कि उसने किया। कोई तीसरा वीडियो नहीं, हो ही नहीं सकता। गारंटी करके बोलता है? 100% गारंटी है। इतने साल से ये सिलसिला चल रहा है, किसी तीसरे के होते कैसे चल पाता? इतने साल से तेरे पीएस से भी तो चलता था, वो शक पकाया। तू अपनी करतूत छुपाने के लिए उसे अपने पीएस पर थोप रहा है? नहीं, हरगिज नहीं। तो मेरे को समझाने का क्यों अभी चुस्के ईमान में लोचा आया? 1 बजे का हिंट तो लगा है मेरे को, लेकिन आपने मुझे टाइम कम दिया, इसलिए मैं उसकी मुकम्मल पड़ताल नहीं कर पाया। बोल वजह। मेरा पीएस विष्णु सरनायक 52 साल का है, बाल बच्चेदार है, बड़ी लड़की 21 साल की है, फिर भी 19 साल की एक लड़की से उसका अफेयर है। कौन लड़की? भैरवी मेहता नाम है, सरनायक की कीप है। उसने घाटकोपर के एक फ्लैट में उसको सेट किया हुआ है, अपनी मौज के लिए उसका तमाम खर्चा उठाता है। इसलिए रोकड़े का तोड़ा? नहीं, आपकी मेहरबानी से ना वो उसे है ना मेरे को है। इज़ वेरी वेल ऑफ, ही कैन वेल अफोर्ड अ कीप। बोले तो रोकड़े का कोई तोड़ा नहीं, फिर भी मुखबिरी किया। रोकड़े की खातिर नहीं, रोकड़े की खातिर किया होता तो आपका माल पुलिस की पकड़ में ना आया होता, आपके किसी कॉम्पिटिटर स्मगलर भाई की पकड़ में आया होता। पुलिस भी माल पकड़वाने का इनाम देती है, वो इनाम हासिल करने के लिए सामने आना पड़ता है। एक तो ऐसा करने की उसकी मजाल नहीं हो सकती, दूसरे फिर ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि बीच पर असला के साथ पाकिस्तानी जिहादी उतर रहे थे। ठीक, इन तमाम बातों के बावजूद तेरे को उसी पर शक? हाँ, क्योंकि दूसरा कोई शक के काबिल है ही नहीं सिवाय खुद तेरे। उसने आहत भाव से सेट्टी की तरफ देखा। किसी ने सरनायक को फोड़ के माल की जानकारी निकाली और माल पकड़वाया। हाँ। क्यों? क्योंकि वो आपके नारकोटिक्स के ट्रेड को हिट करना चाहता था। इससे उसको कोई फ़ायदा ना होता, हमेशा नुकसान होता। आपका नुकसान होने में भी तो उसका फ़ायदा होता। कॉम्पिटिटर कमज़ोर पड़े तो फ़ायदा ही होता है। ठीक, तो सरनायक पर प्रेशर बनाने के लिए उसकी छोकरी वो कीप करके जो बोला तू, भैरवी मेहता को जरिया बनाया? हाँ, देखेगा, चेक करेगा। साल्वी ने चैन की सांस ली। पर तेरी स्टोरी में कहीं झोल निकला तो साल्वी, जिम्मेदार तू, जिम्मेदारी तेरी क्या? नहीं निकलेगा। इसी में भलाई है तेरी। शेट्टी एक्शन ठिटका, फिर बोला, खैरियत भी। साल्वी के शरीर ने झुरझुरी ली। छोकरी का घाटकोपर का पता मालूम? मालूम। एक कागज़ पर लिख। उसने आदेश का पालन किया। सरनायक का भी। उसने पहले पते के नीचे वर्ली का एक पता लिखा। निकल ले। साल्वी अभिवादन करता हुआ विदा हुआ। पीछे शेट्टी कुछ क्षण खामोश बैठा सोचता रहा। फिर उसने घुसालकर को फ़ोन लगाया। वो लाइन पर आया तो साल्वी से हासिल हुई नई जानकारी उसने आगे उसे ट्रांसफ़र की। अभी क्या करने का? शेट्टी चुप हुआ तो घुसालकर बोला, तेरे को मालूम, मेरे को बोल किसको बोलने का? घुसालकर ने एक क्षण सोचा। प्रधान। फिर बोला, वो अभी ये काम पकड़ सकता है? हाँ। फिर क्या वांदा है, बोल उसको।
जयंत प्रधान को सूरत से देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मवाली था। वो बहुत पॉलिश्ड आदमी था और यूं सज धज कर शूट बूट डांट के रहता था कि किसी बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव जान पड़ता था। उस भ्रम को बनाए रखने के लिए वो साथ में चमड़े का ब्रीफकेस भी रखता था। अपनी वैसी सज धज के साथ वो घाटकोपर पहुंचा। उसने भैरवी मेहता के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। सेफ्टी चेन लगाकर भैरवी ने दरवाज़ा खोला और यूं चौखट और दरवाजे में बन गई 3 इंच की झीरी में से बाहर झांका। प्रधान ने नोट किया कि वो पूरी तरह से सजी धजी हुई थी, यानी कि कहीं जाने के लिए तैयार थी, लेकिन चली नहीं गई थी, यानी कि लीवा ले जाने के लिए कोई आने वाला था। कौन? ठोकू के सिवाय और कौन? उसने तत्काल अपना अगला कदम निर्धारित किया। आखिरी मौके के मुताबिक क्विक थिंकिंग भी उसकी खास खूबी थी। उसने होठों पर गोल्डन जुबली मुस्कुराहट लाकर लड़की से निगाह मिलाई। यस, वो बोली। सरनायक साहब ने भेजा। मुस्कुराहट से मैच करती आवाज़ में प्रधान बोला। उनका मैसेज लाया। क्या? एक इमरजेंसी मीटिंग में फंस गए हैं, लेट हो जाएंगे काफ़ी। ऐसा? जी हाँ, शायद ना भी आ पाएँ। ओ नो मैडम, साहब ने जो बोला मैंने बोल दिया। ठीक है, ओके। और ये ब्रीफकेस? ब्रीफकेस क्या? इधर छोड़ने का। क्यों? साहब ने बोला ना, साहब ने दिया ना। ओह, क्या है इसमें? मेरे को कैसे मालूम होगा, लेकिन जो होगा इम्पोर्टेड होगा, क्योंकि मेरे को खास बोला कि संभाल के ले जाने का था। भैरवी की आंखों में लालच की चमक आई। ज़रूर फिर कहीं से मोटा शुक्राना हाथ लगा था। वो आदतन नोटों की गड्डियों का तसव्वुर करने लगी। ठीक है, वो बोली। दो। दूं? प्रधान ने हैरानी जाहिर की। झीरी में से कैसे सरकाऊं? दरवाज़ा खोले तो दूं ना। ओह, उसने सेफ्टी चेन हटाई। प्रधान ने दरवाजे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो भरभराकर पीछे गिरने से बाल बाल बची। उसने भीतर कदम डाला और अपने पीछे मजबूती से दरवाज़ा बंद किया। ये क्या बदतमीजी है? तब तक प्रधान के होंठों पर से मीठी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और उसकी जगह क्रूरता ने ले ली थी। उसके होठ सिकुड़कर नाक के नीचे खिंची एक लकीर बन गए थे और आंखों से शैतानियत टपकने लगी थी। मैं चिल्लाऊंगी। तेरी मजाल नहीं हो सकती। प्रधान ने गन निकालकर उसकी तरफ तानी। भैरवी के होश उड़ गए। क्या? भीतर चल, प्रधान गुर्राया। दोनों भीतर एक सुसज्जित बेडरूम में पहुंचे। ठोकू आने वाला है, प्रधान बोला। क्या? सरनायक आने वाला है। भैरवी ने भयभीत भाव से सहमति में सिर हिलाया। तेरे को तफरीह के लिए ले जाने के लिए? हाँ। टाइम बोल। 9। प्रधान ने कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 9 बजने में अभी 7 मिनट बाकी थे। टाइम का तोड़ा है, वो बोला। उसके आने से पहले तमाम स्टोरी बोल। स्टोरी? किसी ने तेरे जरिए उस पर प्रेशर बनाया? कैसे बनाया? क्या किया? क्या किया? तेरे साथ प्रेशर बनाने के लिए बोल। उसने जवाब न दिया। फिर एकाएक उसका मुंह यूं खुला जैसे गला फाड़कर चिल्लाने लगी हो। प्रधान ने उसके मुंह में गन की नाल घुसेड़ दी। भेजा उड़ा दूंगा, वो हिंसक भाव से बोला। उसके चेहरे का रहा रंग भी उड़ गया। मेरी तेरे से कोई अदावत नहीं। खामखा मरना चाहती है तो तेरी मर्जी, वरना मेरा यकीन कर तेरे को कुछ नहीं होगा। क्या? बड़ी मुश्किल से वो सहमति में सिर हिला पाई। अभी बोलने का। घाव की सूरत में उसने हामी भरी। प्रधान ने गन वापस खींच ली। अभी आराम से बैठ के बोल, क्या हुआ था? वो बैठ गई। उसने बोलना शुरू किया। अगली सुबह 8 बजे जब भैरवी की मेड फ्लैट पर पहुंची तो उसने फ्लैट का दरवाज़ा अनलॉक्ड पाया। झिझकती मैडम को पुकारती वो भीतर दाखिल हुई। कोई जवाब न मिला तो उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा और उसे खाली पाकर आगे बेडरूम में कदम रखा। आगे जो नज़ारा उसे दिखाई दिया उसने उसके प्राण कंपा दिए। मैडम और उसके फ्रेंड साहब की गोलियों से बिंदी खून से सरोबर लाशें एक दूसरे में गडमड डबल बेड पर पड़ी थी। सुपारी सिर्फ विष्णु सरनायक की लगी थी, लेकिन गवाह कौन छोड़ता था? वो चीखे मारती उल्टे पांव वहां से भागी। नवीन पारेख जोगेश्वरी वेस्ट में बहराम बाग रोड पर स्थित अमृत अपार्टमेंट्स के 3री मंजिल के 1-2 कमरों के काफ़ी फैंसी फ्लैट में रहता था। भिंडी बाजार से फारिग होकर जहाँ की वो पहुंचा। अंधेरी से भिंडी बाजार तक 6 करोड़ रुपया ढोने में और उन्हें डॉलरों में तब्दील करने में उसने 2 दिन में 5 फेरे लगाए थे, लेकिन आखिरकार वो उस जोखम भरे काम को अंजाम देने में कामयाब हो गया था और रोकड़ा निर्धारित जगह पर जमा कराकर रसीद हासिल कर चुका था। आगे बिचौलिए से मीटिंग में अभी बहुत टाइम था,
इसलिए टाइम पास के लिए और रेस्ट के लिए उसने अपने फ्लैट का रुख किया था। फ्लैट का ताला खोलकर वो भीतर दाखिल हुआ। मुख्य द्वार के आगे एक छोटी सी ड्योढ़ी थी, जिसके आगे एक मार्बल की फ्लोरिंग वाला गलियारा था। उसके दहाने पर वो ठिठका। भीतर कोई था। वो बड़े मवाली का लेफ्टिनेंट था, इसलिए अपनी सुरक्षा की खातिर कुछ खास सावधानियां आदतन बरतता था। फ्लैट से रुखसत होने से पहले वो हमेशा गलियारे में फर्श पर पाउडर की महीन परत बिखरा के जाता था। वो परत हमवार होती थी तो सहज में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसको छेड़ा गया हो तो वो निगाहों में फौरन आती थी। उसकी तब की हालत साफ इस बात की चुगली कर रही थी, भीतर कोई गया था। वो वापस लौटने के लिए घूमा और थमक कर खड़ा हुआ। एक गन की नाल उसकी छाती की तरफ तनी हुई थी। नाल से हटकर उसकी निगाह ऊपर उठी और गन वाले की सूरत पर जाकर ठिठकी। हजारे, उसके मुंह से निकला। हजारे मुस्कुराया। पारेख मुंह बाएं अपलक उसे देखता रहा। प्रेत की तरह वो उसके पीछे पहुंचा था। उसे अपने पीछे दरवाज़ा खोलने और बंद होने तक की आहट नहीं मिली थी। पाउडर वाली कारीगरी बहुत देर में मेरी निगाह में आई। बोले तो समझ में आई। हजारे बोला। पाउडर की परत डिस्टर्ब तो पीछू को ही आया और भीतर मौजूद। बढ़िया। क्या मांगता है? भीतर चल कहीं। इधर इच बोल। भाया, हजारे शिकायत करते लहजे में बोला। गन मेरे हाथ में है, कुछ तो लिहाज कर। चेहरे पर तिरवा निच्छा और अवज्ञा के भाव लिए पारेख अपनी जगह से हिला। दोनों फ्लैट के पिछवाड़े के एक बेडरूम में पहुंचे। हेरोइन का क्या भाव लगा? हजारे उत्सुक भाव से पूछा। कितना रोकड़ा जमा कराया? पारेख ने उत्तर ना दिया। वांदा नहीं, अभी बिचौलिए का नाम बोल, अपॉइंटमेंट का टेम बोल, जगह बोल। पारेख ने कसकर होंठ भींच लिए। बोले तो इस वक्त गोली चलने की आवाज़ आजू बाजू किधर सुनाई देगी? पारेख खामोश रहा। देखते हैं। हजारे ने गोली चलाई। पारेख का दायां घुटना फूट गया। वो चीखता हुआ पीछे बेड पर गिरा तो हजारे ने आगे बढ़कर उसके मुंह में गन की नाल घुसेड़ दी। आवाज़ नहीं, हजारे क्रोध स्वर में बोला। आवाज़ निकाली तो भेजा बाहर बिखरा होएगा। क्या? गौं गौं की आवाज़ निकालते पारेख ने सहमति में सिर हिलाया। हजारे ने गन वापस खींच ली। पारेख के होंठ भींच गए। पीड़ा से उसका चेहरा विकृत हो उठा था। अपने दोनों हाथों से उसने अपना घुटना थाम लिया, जिसमें से भल भल करके खून बह रहा था। बिचौलिए का नाम? कमीने, कमीने। वो तो मैं है बराबर। तेरे को जवाब नहीं देने का तो मैं दूसरा घुटना फोड़ता है। शेट्टी तेरा खून पी जाएगा। वांदा नहीं, अभी टेम है उसमें। भाया, अपनी दुर्गत की उसको खबर करने के वास्ते तेरा बचना ज़रूरी। तू ना बचा तो शेट्टी को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसने किसका खून पी जाना है? पारेख खामोश रहा। ठीक है। हजारे ने गन वाला हाथ सीधा किया। मारियो अनास को, पारेख तत्काल बोला। बायां हाथ फैला। चेहरे पर असमंजस के भाव लिए उसने आदेश का पालन किया। हजारे ने गोली चलाई। गोली पारेख की हथेली के आर पार गुजर गई। हनीश जैकब, वो आतंकित भाव से बोला। हनीश जैकब, जो कि बिचौलिया है जिससे तेरा अपॉइंटमेंट? हाँ। फिक्स है या अभी करना है? फिक्स है। टेम बोल तो। रात 10 बजे। किधर? हाउस नंबर 9, मैंगलोर स्ट्रीट, कोलाबा। हनीश जैकब का मोबाइल नंबर। उसने बताया। तू अपना कोई नाम बोला या उधर रोकड़े की पेमेंट की रसीद दिखाना ही काफ़ी? नाम बोला। क्या? जो है मेरा नाम, नवीन पारेख। तो ये हनीफ जैकब रात 10 बजे कोलाबा में तेरा वेट करता है? हाँ। तेरे को माल की रसीद देगा? कलेक्शन पॉइंट का पता देगा? हाँ। माल क्या? हेरोइन। कितना? 20 किलो। कितना रोकड़ा भरा? 12 लाख डॉलर। रुपए में बोले तो 6 करोड़। डॉलर का ब्लैक का रेट देना पड़ा। क्या? 50 रुपये। हजारे ने हनीश जैकब के हासिल हुए मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगाया। तत्काल उत्तर मिला। हनीश जैकब? हजारे ने पूछा। हाँ, कोई सावधान स्वर में बोला। कौन? नवीन पारेख, 20 kg बिग एज का कस्टमर। क्या मांगता है? मेरे को टाइम में कन्फ्यूज़न। 10 PM बोला कि 10:30 बोला? 10 PM बोला। 10 बजे। हाउस नंबर 9, मैंगलोर स्ट्रीट, कोलाबा। क्यों पूछता है? एड्रेस कंफर्म करता है। उसमें भी कन्फ्यूज़न? नहीं, पण कंफर्म करता है। हर टाइम ड्रिंक करता है? नक्को। यही एड्रेस है टेम पर पहुंचने का। पहुंचेगा बाप, अपन का रोकड़ा फसेला है, बराबर पहुंचेगा। हजारे ने लाइन काटकर फ़ोन जेब के हवाले किया।
रोकड़े की रसीद निकाल, वो बोला। पारेख परे देखने लगा। वांदा नहीं, तेरी जेब से निकालेगा। हजारे ने फायर किया। गोली पारेख की छाती में ऐन दिल के ऊपर धंस गई। वो पछाड़ खाकर पीछे बेड पर गिरा। हजारे ने उसकी आंखों से जीवन ज्योति बुझती साफ देखी। हजारे ने रिवॉल्वर को पतलून की बेल्ट में खोसा और आगे बढ़ा। बड़ी सहूलियत से उसने रसीद बरामद कर ली, लेकिन साथ ही एक और भी चीज़ उसके हाथ आई। $10 का एक नोट का आड़ा तिरछा फटा हुआ आधा टुकड़ा। उसका कोई मतलब वो ना समझ सका, लेकिन रसीद के साथ उसने उसे भी जेब में रख लिया। फिर सहज भाव से चलता वो फ्लैट से बाहर निकला। अपने पीछे उसने दरवाज़ा खींचा तो उसका ऑटोमेटिक लॉक खुद ही लग गया। शाम का सूरज ढल रहा था, जबकि घोसालकर ने अन्ना रघु सेट्टी का मोबाइल बजाया। बैड न्यूज़ है बॉस, जवाब मिला तो वो दबे स्वर में बोला। क्या? अपना नवीन पारेख। क्या हुआ उसे? खल्लास। क्या? अपने जोगेश्वरी वाले फ्लैट में मरा पड़ा मिला। शूट कर दिया किसी ने, पहले टॉर्चर भी किया। कैसे मालूम? गोली मार के घुटना फोड़ दिया, एक हथेली में सुराख बना दिया। तो मेरे को मालूम बॉस, ये टॉर्चर के इंस्टेंट तरीके हैं। रोकड़ा रोकड़ा जमा हो चुका है। भिंडी बाजार से उसने मेरे को फ़ोन लगाकर ऐसा बोला था। रात 10 बजे उसकी बिचौलिए से मीटिंग थी। बोला तब तक खाली था, इसलिए रेस्ट करने फ्लैट पर जाता था। रसीद नहीं मिली। $10 के नोट का हाफ भी नहीं मिला। खबर कैसे लगी? इत्तेफाक से लगी। वो इत्तेफाक ना होता तो तब तक लाश की खबर ना लगती जब तक लाश बांस ना मारने लगती और कोई पड़ोसी ना चेतता। इत्तेफाक बोले तो सूरत से आया उसका एक कज़न आजकल उसके पास ठहरेला है। उसके पास भी फ्लैट की एक चाबी है। 4 बजे वो लौटा। ताला खोलकर फ्लैट में दाखिल हुआ तो नज़ारा सामने आया। उसने पुलिस को फ़ोन किया तो मर्डर की खबर फैली तो मेरे तक पहुंची। मैं खुद उतर गया। रसीद और डॉलर का हाफ पुलिस ने तो नहीं कब्जा लिया? नहीं बॉस, पक्की किया मैं। वो दोनों आइटम वही भीड़ू लेके गया जो उसको खल्लास किया। कौन भीड़ू? किसका काम होगा? उन दोनों हरामियों के अलावा और किसका हो सकता है? अख्तर भट्टी तो नर्सिंग होम में पड़ा है, इसलिए हजारे। और कौन? अभी फ़ोन कैसे किया? खबर करने के वास्ते किया और पूछने के वास्ते किया कि अभी क्या करने का। ये मैं बोले? सब नहीं। हजारे को तो मैं अक्खी मुंबई में तलाश करवाता है। मैं अपने आदमियों के लिए, भेदियों के लिए, खबरियों के लिए 5 पेटी इनाम अनाउंस किएला है। बड़े इनाम के लालच में कोई ना कोई उसकी खबर ज़रूर देगा। मैं ये पूछना मांगता है, वैसे होने से पहले क्या करने का? बिचौलिए के बारे में सब मालूम? फिर सेठी ने खामोशी भंग की। मुलाकात की जगह का पता, टेम वगैरह सब मालूम? बरोबर मालूम बॉस, पारेख बोल के रखा ना। रोकड़े की रसीद कब्जाने से हजारे के हाथ कुछ नहीं आने वाला। उस रसीद को भिंडी बाजार में दिखाकर वो रोकड़ा वापस हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते बोले तो हेरोइन कब्जाने की कोशिश करेगा। उसे बिचौलिए की बाबत सब मालूम होएगा? क्यों नहीं मालूम होगा? अभी बोला कि नहीं बोला कि पारेख को पहले टॉर्चर किया गया था? वो तो बरोबर बोला। काहे वास्ते किया? बिचौलिए की जानकारी निकालने के वास्ते। बोले तो टेम पर उधर पहुंचेगा। मेरे को पूरी उम्मीद है घुसालकर उधर उसको थामने का बड़ा मजबूत खुफिया इंतजाम करने का। 10 बजे वो बिचौलिए से मुलाकात के लिए पहुंचे तो वापस न जाने पाए। वो तो खैर नहीं जा पाएगा, पर ना पहुंचा तो मुंह की खाकर बैठ जाना होगा और 5 पेटी के इनाम का कोई नतीजा निकलने का इंतजार करना होगा। ठीक, पर बॉस अब क्या है? एक दो बात मैं तो मेरे मगज से सोचेला है। क्या? हमें एक पार्टनर नहीं मालूम किधर है, पर दूसरा पार्टनर बरोबर मालूम है किधर है। हम भट्टी को थामे तो ख्याल बुरा नहीं, पर पहले देखने का कि 10 बजे क्या होता है। 10 बजे कुछ हाथ ना आया तो फिर इस बाबत सोचेंगे। क्या? बरोबर बाप, कट करता है। शाम के 8:15 बजने को थे, जबकि हाथ में गुलाब के फूलों का निहायत कीमती, निहायत खूबसूरत गुलदस्ता लिए शिवराज सावंत ने केरकर हेल्थ सेंटर की विशाल 10 मंजिला इमारत की विशाल लॉबी में कदम रखा। वो गुलाब आयातित थे, यूरोप से आते थे, इसलिए सिंगल भी 50 रुपये का आता था। लिहाजा वो गुलदस्ता 1000 रुपये से ज़्यादा कीमत का था और देखने वाले पर उसका रौब पड़ना लाजमी था। अपनी योजना के अंतर्गत उसको उस रौब की भी ज़रूरत थी और लोहे की उस मोटी छड़ की भी ज़रूरत थी जो कि गुलदस्ते के बीचों बीच छुपी हुई थी। उस घड़ी वो बढ़िया सूट पहने था और बहुत सभ्रांत लग रहा था। आंखों पर वो फोटोक्रोमिक लेंसेज वाला स्टाइलिश चश्मा लगाए था। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। गुड इवनिंग, मुस्कुराता हुआ सभ्य और संस्कृत लहजे में वो बोला। राधिका बापट से मिलना है, मेरी मौसी है,
इधर भर्ती है, मेरे को रूम नंबर नहीं मालूम। उस मुख्तसर सी स्पीच में दो बातें गलत थी। राधिका बापट नाम की उसकी कोई मौसी नहीं थी। वो किसी राधिका बापट को नहीं जानता था, लेकिन ये जानता था कि इस नाम की एक महिला वहाँ भर्ती थी और उसका रूम वहाँ कौन से फ्लोर पर था। सुंदर रिसेप्शनिस्ट ने कुछ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ तवज्जो दी। मिसेस राधिका बापट वो स्क्रीन पर से पढ़ती हुई बोली, रूम नंबर 818, 8th फ्लोर, नॉर्थ विंग। थैंक यू। पर मुलाकात का वक्त 8 बजे तक का ही होता है। मेरे को मालूम, लेट हो गया। दूर से कल्याण से आया ना, मैं खाली जाके आने का, हेलो बोलने का और ये गुलदस्ता देने का। प्लीज़ मैम। वेल ओके, थैंक यू, बट स्टैंड बाय योर वर्ड, गो एंड कम। यस मैम, मैसेज, आई विल डू एग्जैक्टली दैट, थैंक्स अगेन, वेलकम। वो वहाँ से हटा और जाकर 4 लिफ्टों में से एक में सवार हुआ। उस घड़ी लिफ्टों का सारा ट्रैफिक ऊपर से नीचे की तरफ था। जिस लिफ्ट में वो सवार हुआ उसका वो अकेला पैसेंजर था। बिना रास्ते में कहीं रुके लिफ्ट 8वीं मंजिल पर पहुंची। उसे पहले से मालूम था उस मंजिल पर कोई वार्ड नहीं था, सब डिलक्स प्राइवेट रूम थे। 8वीं मंजिल पर उसने स्वयं को एक ड्योढ़ी सी में पाया, जिसके आगे एक लंबा खामोश गलियारा था, जिसके दाहिने पर एक शीशे का दरवाज़ा था। शीशे में से उसने भीतर दूर तक निगाह दौड़ाई। गलियारे के 1/3 रास्ते में एक कमरे के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी पर एक हवलदार बैठा किसी पत्रिका के पन्ने पलट रहा था। उसकी उस दरवाजे पर मौजूदगी ही पर्याप्त सबूत था कि भीतर अख्तर भट्टी था, जो खुशकिस्मत था कि एक मर्डर अटेम्प्ट झेल गया था। एक टांग और एक बांह तुड़ाकर कातिलाना हमले से सस्ता छूटा था। सावंत पांव से शीशे का दरवाज़ा ठेलकर भीतर दाखिल हुआ। गलियारे के मध्य में नर्सिंग स्टेशन था, जिसकी तरफ वो बढ़ा। पच्चाप सुनकर हवलदार ने मैगजीन पर से सिर उठाया और संदिग्ध भाव से करीब आते सावंत को देखा। हवलदार को नज़रअंदाज करता सावंत आगे बढ़ता रहा और आखिरकार नर्सिंग स्टेशन पर जाकर ठिठका। उसने देखा उस घड़ी वहाँ एक ही नर्स मौजूद थी। उसकी वर्दी पर दाएं वृक्ष के ऊपर प्लास्टिक की सफ़ेद आयताकार प्लेट सेफ्टी पिन से लगी हुई थी, जिस पर काले अक्षरों से उसका नाम अनीता दीक्षित दर्ज था। उसने सिर उठाकर आंगतुक की तरफ देखा, खूबसूरत फूलों की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखा। राधिका बापट। सावंत अदब से बोला, रूम नंबर 818 किधर है? आगे राइट एंगल पर एक और कॉरिडोर है। परले सिरे की ओर इशारा करती हुई वो बोली, उसमें एंड के 2 रूम से पहले, पर विजिट टाइम तो बोले तो फिनिश है। मालूम, सावंत ने सादर खेद प्रकट किया। कल्याण से आया, लेट हो गया ना। मेरे को आंटी को खाली हेलो और गेट वेल सून बोलने का है और ये बुके देने का है। ओके, जाके आओ। थैंक यू। सावंत लंबे डग भरता मोड़ पर पहुंचा। आगे उसने अगले वैसे ही लंबे गलियारे में कदम रखा और फिर ठिठक कर मोबाइल पर वहाँ का जनरल नंबर डायल किया। केरकर हेल्थ सेंटर। ऑपरेटर की आवाज़ आई, प्लीज़ कनेक्ट मी टू 8th फ्लोर नर्सिंग स्टेशन। उधर 2 नर्सिंग स्टेशन है सर, एक साउथ विंग में, एक नॉर्थ विंग में। कौन सा मांगता है? नॉर्थ विंग। होल्ड ऑन। कुछ क्षण बाद उसे नई आवाज़ सुनाई दी, नर्स अनीता दीक्षित से बात करने का। सावंत रूखी मोटी खरखराती आवाज़ में बोला, बोलता है, मैं ब्लेज फ्लैश कुरियर से आया, नीचे लॉबी में रिसेप्शन पर है। मेरे पास नर्स अनीता दीक्षित को डिलीवर करने का वास्ते पार्सल है। मेरे को इधर भीड़ू लोग बोलता है 8 बजे के बाद ऊपर जाने का इजाज़त नहीं। बोले तो मेरे को पार्सल रिसीव करने का वास्ते नीचे आने का। कैसा पार्सल? पार्सल जैसा पार्सल, ऊपर रेड इंक में अर्जेंट लिखेला है। कौन भेजा? मालूम नहीं, हैंड राइटिंग साफ नहीं, पढ़ना मुश्किल। मेरा कोई पार्सल आने वाला नहीं था। अभी आया ना, अभी लेने का तो नीचू आओ, नहीं तो मैं वापस जाता है और नॉट क्लेम्ड लिख कर ऑफिस में जमा कर आता है। नहीं नहीं, आता है, वेट करता है। सावंत ने फ़ोन बंद किया और मोड़ पर पहुंचा। गर्दन निकालकर उसने परले गलियारे में झांका तो नर्स को अपने स्टेशन से निकलकर ग्लास डोर की ओर बढ़ते पाया। वो आगे लिफ्ट में सवार होकर निगाहों से ओझल हो गई तो सावंत ने फिर गुलदस्ते को मूठ से दोनों हाथों से थामा और वापस पहले गलियारे में कदम रखा। नर्सिंग स्टेशन के आगे वो ठिठका और फिर लंबे डग भरता हुआ हवलदार के करीब पहुंचा। उधर से नर्स किधर गया? वो बोला। हवलदार ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरे को इस बुके के लिए फूलदान मांगता है, किधर गया? अभी इधर ही थी। हवलदार लापरवाही से बोला। किधर काम से गई? लौट आएंगी। कब? जल्दी, इधर अकेली ड्यूटी पर, जास्ती टेम ठिया नहीं छोड़ने का। अभी आ जाएगी, वेट करो। सावंत ने सहमति में सिर हिलाया।
फिर गुलदस्ते का भरपूर प्रहार हवलदार की कनपट्टी पर किया। भीतर मौजूद लोहे का डंडा उसकी कनपट्टी से टकराया तो उसके मुंह से हाय भी ना निकली और वो कुर्सी से फिसल कर फर्श पर ढेर होने लगा। सावंत ने एक हाथ खाली करके फुर्ती से उसे संभाला, दरवाजे को धक्का दिया और उसे अपने साथ घसीटता भीतर दाखिल हो गया। उसने गुलदस्ता एक और फेंका, अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और बेड की तरफ तवज्जो दी। अख्तर भट्टी बेड पर पीठ के बल पड़ा था। उसकी पलस्तर चढ़ी टूटी टांग ट्रैक्शन में थी। कंधे तक प्लस्तर चढ़ी टूटी बांह पहलू में सामान की तरह पड़ी थी। खरोंचों से भरा उसका चेहरा सूजा हुआ था। नाक सूजकर पकोड़ा बन गई थी और सुर्ख हो गई थी। उसको ड्रिप लगी हुई थी, आंखें बंद थी और सांस व्यवस्थित रूप से चल रही थी। करीब एक क्लोजेट था जिसको उसने खोला तो अपनी अपेक्षा अनुसार उसमें अतिरिक्त कंबल और तकिए मौजूद पाए। उसने एक तकिया काबू में किया और दबे पांव बेड के सिरहाने पहुंचा। भट्टी, उसने उसके कान के पास मुंह ले जाकर आवाज़ लगाई। अख्तर भट्टी कुनमुनाया। भट्टी, वो अपेक्षाकृत ऊंचे स्वर में बोला। भट्टी ने बड़े यत्न से आंखें खोली। पहचाना मेरे को? सावंत ने पूछा। भट्टी के नेत्र फैले। बोले तो पहचाना, शेट्टी तोहफा भेजा, कबूल कर। तोहफा? उसके मुंह से बड़ी कठिनाई से निकला। मौत का तोहफा। आतंक से उसके नेत्र फट पड़े। चीखने के लिए उसका मुंह खुला। सावंत ने फुर्ती से तकिया उसके मुंह पर डाला और पूरी ताकत से दोनों हाथों से उसे दबाया। भट्टी तड़पा। अपने ड्रिप वाले हाथ को उठाकर उसने चेहरे पर से तकिया नोचने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। सावंत मजबूती से तकिया उसके मुंह पर दबोचे रहा। जल्दी उसने हाथ पांव पटकना बंद कर दिया। सावंत ने सावधानी से सुनिश्चित किया कि उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी। फिर उसने तकिया परे फेंका, दरवाजे के पास जाकर अपना गुलदस्ता वापस काबू में किया और उसमें छुपा लोहे का डंडा बाहर खींचा। वापस आकर उसने डंडे का भरपूर प्रहार भट्टी की खोपड़ी पर किया। खोपड़ी तरबूज की तरह खुल गई। सावंत ने साफ उसकी आंखों को पथराते देखा। उसने डंडा अपने हाथ से निकल जाने दिया, फूलों को उसकी छाती पर सजा दिया और हवलदार के अचेत शरीर को लांग कर कमरे से बाहर निकला। उसने अपने पीछे निशब्द दरवाज़ा बंद किया और नर्सिंग स्टेशन की तरफ निगाह डाली। वो तब भी खाली थी। नर्स अभी वापस नहीं लौटी थी। बढ़िया। उसने गलियारा पार किया, ग्लास डोर को ठेलकर बाहर कदम रखा और जाकर लिफ्ट का कॉल बटन दबाया। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। आखिर उसने इतनी दक्षता से, इतनी आसानी से अपने काम को अंजाम दिया था और 5 पेटी रोकड़ा कमा भी लिया था। अब दशरथ हजारे। काश उसे मालूम होता उसका अगला काम उसके काबू से बाहर निकल जाने वाला था और उसे बर्बाद कर देने वाला था। तो दोस्तों, ये था गवाही नॉवल का दूसरा भाग। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।